नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो देश में घटित हो रहे हैं और तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्षी हो या फिर सत्ताधारी दल हो, वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच जो तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, उसका खुलासा हो, या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, या फिर और भी तमाम बड़े मुद्दे हैं जो देश में अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पर जो मोदी सरकार है वो इसे छुपाने की कोशिश कर रही है और इसके बाद तमाम तरह की जो है वो गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। इन मुद्दों को, जो कि देश के जरूरी मुद्दे हैं, उन्हें छुपाने के लिए इस तरह की चालबाजी जो की जा रही है। और भी तमाम मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ला जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं आज देश के जो ताजा हालात हैं, इन हालातों में आपको क्या लगता है कि जो 2014 और 2019 वाले जो आंकड़े थे, जिस तरह से मोदी सरकार ने जो है जीत हासिल की, क्या आपको लग रहा है कि इस बार 2024 में भी वही मोदी लहर देखने को मिल रही है? मुझे ये नहीं लगता है कि क्यों लोग ऐसी सवाल करते हैं कि लहर देखने को मिल रही। लहर है कहाँ, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया। मैं चंडीगढ़ से चला आपके पास, आज लखनऊ में हूँ। इसके पहले मैं पिछले 8 दिनों से लगातार चल रहा हूँ और 8 दिनों में मैंने यूपी देख लिया, हरियाणा का तमाम हिस्सा देख लिया और इतने के बाद मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई दी। मैं कल कानपुर में था, कन्नौज में था। निश्चित रूप से वो तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे या दूसरे नाम पे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने एक बहुत बड़े भक्त से पूछा तो उसने कहा, भैया, मैंने कहा मंदिर तो बना दिया यार, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। उसने कहा, भैया, ये 4 बच्चे पाल लें, अब इसकी चिंता है, इससे अकेले मंदिर से तो काम नहीं बनेगा, चलेगा। तो यदि इस बात की चर्चा हो रही है तो फिर अंत में आके टिकता है कि कहां पर उसकी बात हो रही है। तो एक उम्मीद के तौर पे दिखाई देते हैं राहुल गांधी, उम्मीद के तौर पे दिखाई देती है इंडिया गठबंधन। तो आज जैसे यूपी में है, समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस है, तो आज ये लगता है कि हाँ, जो भी है, जो जीत सकता है उसके साथ खड़े हो, क्योंकि अब जरूरत देश में नौकरी की है, जरूरत इस देश में रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। लखनऊ में मैं कुछ जगह घूमा, वहां पर तमाम सारे लोग इस बात को लेकर के नाराजगी है कि पेपर लीक हुए, सब कुछ हुआ, हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जा रही, दोबारा एग्जाम होगा, फिर कुछ होगा, फिर होगा, हम ओवर एज हो गए, हम इस काबिल नहीं रह गए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा वो है। इसके बाद में महंगाई भी है, दूसरी और समस्याएं। तो क्या 2019 में यह स्थिति थी? यदि पुलवामा नहीं होता तो पुलवामा के पहले तक निगेटिव था, पुलवामा के बाद में जो स्थितियां बदली। लेकिन इस बार लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि नरेंद्र मोदी इस तरह के भी खेल कर सकते हैं, क्योंकि वो सच सामने आ चुका है। तो ये सारी चीजें तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि जिसे मैं कह सकूं कि हाँ, कोई बहुत बड़ी लहर है। ठीक है, बस लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये नारा है 400 पार 4, तो ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन इसका कोई जमीनी हकीकत में जो भक्त हुआ करते थे, वो लोगों को आज देख रहा हूं, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह स्थिति है कि कहीं आप यह कह सकें कि हाँ, बहुत बड़ी जीत अर्जित करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। मुझे ये भी नहीं लगता है कि 400 पार कह रहे हैं, आधे पे भी रुकेंगे। तो स्थिति यह है कि 200 ही पा जाए तो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में जो स्थितियां हैं। जी। और सर, जिस तरह से आजकल तमाम मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने मुद्दा देखा, क्या लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया, बिना उसके इतना बड़ा घोटाला सामने आ सकता था? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला बनकर रह गया है। तो आपको लगता है कि इसका भी कुछ नुकसान बीजेपी को चुनावों में झेलना पड़ेगा? देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी सरकार जब आने को थी, उस समय एक अन्ना आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद में एक देश के अंदर करप्शन फ्री स्टेट बने और चीजें हों, इन सब की सोच थी।
और जो एक, चूंकि तमाम सारे लोग थे, गुजरात तो गए नहीं थे जी हम तो बैठ के कहीं पर भी गुजरात मॉडल गए हैं नहीं, हमें पता ही नहीं गुजरात मॉडल क्या है। जी बहरहाल लोगों को जो दिखाया जा रहा था वो समझ में आ रहा था, क्योंकि चंद लोग जाते हैं, बाकी तो सब कहानी एक दूसरे से सुनते हैं, तो वो स्थिति थी। दूसरी जो बड़ी चीज थी कि मनमोहन सरकार को एक करप्ट दिखाया गया था, ऐसी स्थिति में था ये, लेकिन तब किसी से प्रूव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, और बाद में आकर के नरेंद्र मोदी सरकार में ट्रायल हुए और पाया गया वो सब झूठे थे आरोप। बहरहाल उन आरोपों पे नहीं जाता हूं। आज जो स्थिति है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो ये निकल के आया है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निकल के आया है, और एक एक चीज अब बिल्कुल साफ हो गई है। तो शीशे की तरह से साफ है कि किस तरीके से, आप सोचिए, दवा बनाने वाली कंपनियां, जो कंपनियां हमें कोविड में दवाएं सप्लाई कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, हम इस भरोसे थे कि हमने तो दवा खा ली, लेकिन लोग मर रहे थे। लोग कहे हैं दवा भी खा रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं, मर रहे हैं। साहब बड़ी मुश्किलों में तो चीजें मिल रही थी, कितने संकटों से लोग जूझ रहे थे, और जो ये मर रहे थे उन सब स्टैंडर्ड दवाओं को खा करके मर रहे थे, और उसके बदले में पैसा किसको दिया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी को। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे थे। तो आप सोचिए, लोगों की जिंदगी, लोगों के जिंदगी छीन करके यदि यह किया जा रहा था, तो इससे बड़ा और घोटाला क्या हो सकता है? चलिए छोड़िए आप काम धंधे की बात, छोड़िए ईडी सीबीआई, आप लाशों की राजनीति कर रहे थे, आप जिंदगी छीन रहे थे। कोई लाचार था, रो रहा था कि मेरे पिता इस तरह की स्थिति में है, मेरी मां इस स्थिति में है, मेरा भाई इस, मेरी बहन इस स्थिति में है, और कोई बाप बिलख रहा था कि मेरा बच्चा इस स्थिति में है, क्यों मर रहा है? कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं दवा नहीं मिल रही, और जो बेचारा दवा खरीद के ला रहा है वो दवा सब स्टैंडर्ड की थी, जो खुद भारत सरकार के लैब में फेल हुए, उसके सैंपल्स फेल हुए, जो बताता है कि जिन्होंने सब स्टैंडर्ड दवा बेची, इस देश के लोगों की मौत का कारण बने, उन्होंने भाजपा को चंदा दिया था, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये मौत के सौदागर बन गए। जो कहा जाता था, यह साबित हो गया कि ये मौत के सौदागर। जी। और क्या लगता है आपको, क्या इसीलिए इतनी बड़ी बात जो है वो बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा था कि पहले ये लिस्ट जारी करिए, उन्होंने तो कहा था कि सारी चीजें सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन एसबीआई जिस तरह से बार बार नानुकुर कर रहा था कि हमारे पास ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी नहीं है, और 3 महीने का वक्त मांगा गया था, जो कि 2 दिन में सारा डेटा पेश कर दिया गया, तो क्या इन्हीं सब चीजों की वजह से मोदी सरकार ये डाटा छुपाना चाह रही थी? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले 2013-14 का आप उनका कैंपेन देखिए। उस कैंपेन में ये बार बार कहते थे कि हम चाहते हैं जवाबदेह सरकार बने। नारों में था, इनके आप उठा लीजिए, मैनिफेस्टो उठा लीजिए, एक एक को आप देख लीजिए, आज भी पढ़े, इनकी वेबसाइट में पढ़े, जाके खोल के देख लीजिए साहब। उस संकल्प पत्र में कहा जा रहा था पारदर्शी जवाबदेह सरकार। हुजूर, पारदर्शी और जवाबदेह आप कह रहे थे, हमने तो आप पे यकीन किया था, और स्थिति जब आपकी सरकार बनी तो आप वह व्यवस्था कर रहे हैं कि न पारदर्शिता रहे न जवाबदेही रहे। शायद यही वजह थी। यदि आप चोर नहीं थे, आपने ये गुनाह नहीं किए थे, लोगों की मौत का कारण नहीं बने थे, तो आपको क्यों डर था भाई? आपको नहीं डरना चाहिए था। लीजिए, देखिए, आप मुझसे कोई कहे कि हाँ आपका मुझे डाटा देखना है, भाई सारे बैंक अकाउंट रखे हैं, सारा घर का रखा है, और देख लो, जो तलाशी लेनी है ले लो। बिल्कुल सर। लेकिन जब हम चोर होंगे तो हमें डर लगेगा, कहीं वो न देख ले, कहीं ये न देख ले। तो कमोबेश ये हालात थे, और इन हालात को जन्म दिया गया, इसीलिए डर रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने, बार बार इतने साल सोचिए केस करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के बार बार डायरेक्शन के बाद में झूठ बोला जा रहा था। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और जिसको कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, फिर इतना समय चाहिए, ऐसे चाहिए, क्यों बहाने? साफ साफ कहते हैं कि नहीं, जो चाहिए देखिए। और चुनाव जनता के लिए होती है, पार्टियां जनता के लिए होती हैं, लोग जनता। जब हम लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत इस देश में लोग का वो होता है,
और वैसी स्थिति में उसी हम देश की लोक से, प्रजा से, जनता से हर तथ्य छिपाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आया। इसका मतलब हम क्या है? जी। चोर है। तो साहब वो चोरी पकड़ी गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता था। और ये बात आप सोचिए, 2018 से राहुल गांधी कहते आ रहे थे, तब उन्हें तमाम सारे लोग तमाम तरह से ट्रोल करते थे। आज एक एक बात सही साबित होती है। जी। तो ये समझ में आता है कि आप देखिए कि जो बातें सही आपको कही जाती थी, किया जाता था, आप उसको छिपाते थे। नोटबंदी को कहा गया, वो छिपाया। जी। जो गलत जीएसटी लाए कि इससे कारोबार बर्बाद होगा, आज आप किसी कारोबारी से जाके पूछ लीजिए, मैं जगह जगह जाता हूं, पूछता हूं कैसा चल रहा है, वो रोने लग जाते हैं। कई ने अपने धंधे बंद कर दिए हैं। आपको बताएं, मैं पंजाब में घूमा, लुधियाना, जालंधर और इधर, और इसके बाद में अभी मेरठ में मैं देख के आया। स्थिति यह है, तमाम एमएसएमई सेक्टर के तमाम कारोबारियों ने अपने काम बंद कर लिए। जी। हालत यह है कि वो परेशान है। क्यों? इस देश का 35% एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया है। बंद होने की वजह क्या है? गलत जीएसटी और नोटबंदी। इसने इस तरह अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। और जब आप बर्बादी में आए तो सरकार चुनाव बॉन्ड लेके आ गई, और चुनाव बॉन्ड के जरिए उसने आपसे कहा, आप काला धन हो, गोरा धन हो, कैसा धन हो, आप हमें दो और आप निश्चिंत से सारी चोरी करो, डांका डालो, लोगों को मार डालो, जहर पिला दो, खिला दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी नीतियां हैं। जी बिल्कुल सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो आपने बिल्कुल विस्तार से बता दिया, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में जो राजनीति चल रही है, जेल भरो आंदोलन एक तरह से कहें तो, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, और अब सीधे एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। तो आपको क्या लगता है, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, उससे बीजेपी को नुकसान होगा चुनावों में? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि वो 200 भी नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो यही सारी वजह है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही, उसी कारण हेमंत सोरेन जो गिरफ्तार किए गए, झारखंड के मुख्यमंत्री, आप ये देखिए, हेमंत सोरेन को मैं तो तब से जानता हूं, सन 2000 में मैं वहां पर होता था, तब ये छोटे होते थे, तो मैं तो इनको उसी लड़के के तौर पे ही जानता हूं। तो सब शिबू साहब के साथ मैं मिलने जाता था तो मिलता था कि हाँ, ये मेरा लड़का है। तो उस दौर की से मैं जानता हूं, बड़ा सीधा पढ़ने लिखने वाला लड़का होता था। साहब, जिस आदमी ने जिंदगी में 2008 के बाद में एक संपत्ति नहीं खरीदी, एक संपत्ति उसके परिवार के नाम नहीं हुई ट्रांसफर कोई, फिर जो संपत्ति ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, वह ट्रांसफर, वो कहा जाता है कि आपने उसमें कर लिया। और मैं कहता हूं, यदि होती भी तो जमीन खरीदना, बेचना, ये ईडी का मामला तो है ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं जी। तो सबसे बड़ी बात कि उस फर्जी केस में, जिसमें न कोई जमीन ट्रांसफर हुई, न कुछ ली गई, न दी गई, उसमें गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जी। सिटिंग सीएम थे जी। उन्होंने, चलिए, नैतिकता दिखाते हुए रिजाइन कर दिया कुछ मिनट पहले। इधर आप देखिए, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया, तो वो सिटिंग सीएम है। जी। आप ये समझ लीजिए, सिटिंग सीएम को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तो कोई अन्याय है। जिस जनता ने चुना, देखिए, मैं यहां पर किसी उस मेरिट पर नहीं जाता हूं केस के। सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरीके से जनता के साथ अन्याय है। यदि आपको गिरफ्तार ही करना था, उन्होंने अपराध किया था, तो चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले आप उनको गिरफ्तार करते और उसके बाद में कार्रवाई करते। लेकिन आपने ऐन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किया, यानी आपकी इस साजिश का हिस्सा है। जी। कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन हो गया, उस गठबंधन के कारण दिल्ली में जो 7 की 7 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनकी यह स्थिति हो गई है कि आज वो 7 में से कितनी जीतेंगे, 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे या कोई नहीं जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, इसलिए वो डर गए और इससे निश्चित रूप से नुकसान होना है। और आप देखिए, जितने भ्रष्ट लोग थे, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो असम का, वो कहा भाजपा के साथ बैठा है।
जो पश्चिम बंगाल में जाके देख लीजिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे तमाम सारे लोग, नाम हो गया अजीत पवार और वो जो भी कोई है, ये सारे लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। जहां जहां भ्रष्ट होते हैं, कोयला स्कैम की बात करते थे, कोयला स्कैम में जो मुलजिम थे वो नवीन जिंदल को अभी कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया। मैं नहीं किसी को कह रहा हूं कि वो भ्रष्ट है या नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि यदि आप आरोप लगा रहे थे जिन पर भ्रष्टाचार का, आप जिन पर बुकलेट निकालते थे, आप जिन पे करते थे, वो तो साफ पाक साफ है जी। और जो आपसे इतर बैठे हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेंगे, वो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए है, बिल्कुल करिए कार्रवाई। मैं फिर क्या कहता हूं, मैं कानून के खिलाफ नहीं जी। लेकिन कार्रवाई करने का वक्त होता है। आप उस वक्त जब करते हैं तब आपकी नीयत पर सवाल उठता है कि आप चुनाव के वक्त क्यों कर रहे हैं। आप पहले कर लेते या आप रुक जाओ। आप ही कह रहे हो कि आप 400 पार हो रहे हो, तो कुछ नहीं, भगवान करे आप 500 पार हो जाओ, और आप एक काम करो, 500 पार होने के बाद कर लेना। आज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप डर गए हो, आप हारते हुए दिख रहे हो। आप पूरे देश में आप देख ले, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए नीचे तक, कहां आप बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल खत्म है। लद्दाख में आपकी एक सीट थी, वो भी आपकी जाने वाली सी है, चली गई समझ लीजिए, क्योंकि जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं, सोनम वांगचुक के साथ में जैसे बैठे हुए। इसके बाद पंजाब में आपका खाता नहीं खुलने वाला है। हिमाचल में आपकी स्थिति खराब है। आप कितनी, हालांकि मैं बहुत बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति खराब है। आप आइए हरियाणा में बुरी हालत है आपकी। इसके बाद में उत्तराखंड में, जहां आपकी पूरी की पूरी है, हरियाणा में पूरी थी, वहां पर भी पूरी थी, दोनों जगह खराब है। दिल्ली में पूरी थी, वहां खराब है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में आप देखिए, तमाम सीटें आज ऐसी लग रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से छिनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में मैं फिर भी नहीं कहता हूं कि बहुत बुरी स्थिति होगी, लेकिन बुरी स्थिति होगी, पहले से बुरी होगी। इसके बाद में आप आइए, बिहार में आपकी हालत खराब है, आपकी हालत खराब है जो है, पश्चिम बंगाल में आपकी हालत खराब है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और स्थिति है कि नागालैंड और मणिपुर में तो आप अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, ये हालत हो गई है। इसके बाद आप देखिए, आप इधर आ जाइए, क्या कहते हैं, तमिलनाडु में आपकी कोई स्थिति नहीं है, कर्नाटक में आपकी स्थिति खराब है, तेलंगाना में आपकी स्थिति खराब है, आंध्र प्रदेश में आपकी स्थिति खराब है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश का जो सबसे भ्रष्ट चंद्रबाबू नायडू कहे जाते थे, उनके साथ आज आप मिल गए हैं, जो अभी जेल में ही थे। इसके बाद आप आइए, महाराष्ट्र का आप चर्चा हो ही चुकी है कि वहां पर भी जिस तरह से आपने सारे भ्रष्ट लोगों को लिया है। फिर आपके गुजरात में आपको आज आपके मॉडल को, जो गुजरात मॉडल कहते थे, उसको लेके लोग धिक्कार रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। आपके तमाम सिटिंग एमपीज जिनको आपने टिकट दे दिया, वो छोड़ के भाग खड़े हुए। आप आइए राजस्थान में हालत यही स्थिति खराब है। राजस्थान में तमाम सीटों पे जहां आपकी फुल की फुल थी, आज आपकी जाती हुई दिखती है। इसी तरह की स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, वहां पर भी आपकी हालत खराब है। तो आप साहब जीत कहां रहे हैं, बढ़ कहां रहे हैं? हर जगह की स्थिति यदि आप देखेंगे तो आप देखिए, ये सारी आप जोड़ लेंगे तो 150 से 200 के बीच में आती हैं सीटें, इससे ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो ये बताता है कि आप सिर्फ झूठ के नैरेटिव में हैं, जो आप केजरीवाल और ये सब करके सोचते हैं जीतेंगे नहीं। इससे उल्टा इंडिया गठबंधन को और उनको बल मिल रहा है कि एक तरफ तो आप एक व्यक्ति को चंद पैसे के लिए कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, गिरफ्तार कर लेते हैं, दूसरी तरफ सारे बड़े भ्रष्टाचारी जो हैं वो आपके साथ हैं। और जो केजरीवाल के ही मामले में जो व्यक्ति, सोचिए, जो उसका मेन एक्यूज्ड है, जो बेनिफिशियरी है, जिसने पैसा दिया लिया सब कुछ है, वो, उससे आपने पैसा डोनेशन ले लिया, और इतना बड़ा डोनेशन लेके उसको तो आपने बेल करवा दी पीठ में दर्द के कारण। और रही बात, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे ये हो, चाहे संजय सिंह हो, वो सब जेल में। भाई, एक तो नैतिकता होती कि आप कहते कि हाँ यदि ये भ्रष्ट है तो है। वही उसी तरीके से हेमंत सोरेन मामले में आप देखिए, जो साथ के हैं बाकी सबको आप छुड़वा दे रहे हैं, क्यों पैसा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तो, यानी
आपने करप्शन का एक बड़ा चैनलाइज माध्यम बना दिया जी। तो करप्शन आपके हिसाब से होगा तो सब जस्टिफाई है, और नहीं तो आप फांसी पे चढ़ा देंगे। तो जी। ये असलियत में नीति है, हम करें तो सब अच्छा, तुम करो तो पाप है। जी बिल्कुल सर, आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की और आज उनकी पत्नी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि आतिशी ने, मंत्री जो है वो, उन्होंने एक आदेश जो है वो दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आदेश दिया है, दिल्ली में कुछ समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर, उस पर भी बीजेपी ने केस कर दिया। और अब उनकी पत्नी जो है वो कह रही है कि तमाम तरह के महीने हो गए, कई लोगों के घर पे रेड पड़ी लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला जो कथित शराब घोटाला नीति है उसको लेकर। तो अब अरविंद केजरीवाल कल जो है हाईकोर्ट में खुलासा करेंगे कि किस तरह से वो पैसा आखिर है कहाँ, ईडी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आखिर आपको क्या लगता है वो क्या खुलासा करेंगे, और क्या खुलासा यही होगा कि जो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में गवाह था उसको ही, उसी ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया बीजेपी को, उसका भी खुलासा हो चुका है, तो क्या यही खुलासा होना बाकी है या फिर और कुछ बड़े खुलासे होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीजें आएंगी, दोनों तरफ से आएंगी, ईडी की भी तरफ से आएंगी, उनकी भी तरफ से आएंगी, कहीं कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज बताऊं कि आज हम ट्रायल पे बात करें, इस पे बात करें, वो चीजें तो कोर्ट में आएंगी। विषय ये है कि इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यदि सोच रही थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके हम वोट को अपने फेवर में कर लेंगे और यह प्रस्तुत करेंगे कि हाँ ये बड़ा बेईमान है या चोर है, तो इस नाते हम फायदा उठा लेंगे, तो वो फायदा नहीं मिल रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि अब केस करप्शन का है तो क्या केसेस वो बनाएंगे वो जाने, लेकिन आज ये स्थिति है कि ये जितनी सारी चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। निश्चित रूप से वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में आ रही हैं, वो इंडिया गठबंधन के फेवर में आ रही हैं। और यह जो बात लंबे समय से कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरे ड्रामे इस तरह से करती है कि दूसरों को बदनाम करो, अपने को पाक साफ दिखाओ, आज ये साफ हो गया कि ये पाक साफ नहीं है, दूसरे बेईमान है कि नहीं है, यह अभी साबित करने का विषय है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भ्रष्टाचार आए हैं वो तो भाजपा ही के खिलाफ आए। तो सारी चीजें, यदि करप्शन का हम पूरा मॉडल देखें तो उस मॉडल में इस देश को कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसर्स 7 स्टार जरूर हो गए, आम जन की जिंदगी बर्बादी में चली गई। इसलिए इससे भाजपा को फायदा की बजाय नुकसान होने वाला है। रही बात कोर्ट में, तो कोर्ट में कल दस्तावेज आएंगे, जो आएंगे तो उसके हिसाब से चीजों का नैरेटिव अपने आप बन जाएगा। निश्चित रूप से उससे फायदा नहीं होना है, कोर्ट में जो भी चर्चा होगी वो नुकसानदेह ही साबित होगी। जी बिल्कुल सर, आखिर में ये सवाल करूंगी कि जिस तरह से मोदी जी जो है वो बार बार कह रहे हैं कि 2047 तक पूरी तरह से विकसित भारत जो है वो बन जाएगा, और मैं तो 2029 के चुनावों की सोच ही नहीं रहा हूं, मैं तो और आगे की सोच रहा हूं। तो अगर वो आगे की सोच रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन वहीं पर जो पूर्व गवर्नर है आरबीआई के रघुराम राजन, उन्होंने आज एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है और बेहद ही ये बेकार सी बात है कि 2047 तक आप विकसित भारत बना लेंगे। ये दावा पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं आज देश में, शिक्षा को लेकर चाहे वो बेरोजगारी को लेकर, वो किसी से छुपे नहीं है। तो केवल प्रचार से ही विकसित भारत नहीं बन जाता। क्या कहेंगे सर इस टिप्पणी पर? देखिए, एक चीज जान लीजिए कि रघुरामन राजन ने जो कहा वो 100% सही, मैं उससे सहमत हूं। मूर्खतापूर्ण ये बात है। अब जिस आधार पे विकसित भारत बनेगा और ये बनेगा, हालत ये है विकासशील देशों की भी श्रेणी से आप निकाल दिए गए, विकसित की आप बात करते हैं, दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं और विकासशील से भी नीचे हो गए, ये हालत हो गई। भुखमरी में आप दुनिया के सबसे बड़ी भुखमरी आबादी वाले देश बन गए हैं। बेरोजगारी में आप दुनिया के सबसे बड़ी बेरोजगारी आबादी वाले देश बन गए हैं। स्थिति यह है इस देश के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप गर्त में जा रहे हैं। आप चाइना का माल ला करके हिंदुस्तान में बेच करके और सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे। क्या इकोनॉमी बना रहे हैं? इकोनॉमी का जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, वास्तव में इकोनॉमी होती क्या है इसकी परिभाषा ही नहीं आती। आज इस देश के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद करके आप कहते हैं कि आप ये इकोनॉमी, अरे भाई साहब 250 लाख करोड़ का तो आपने कर्ज ही लाद दिया,
5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो पहले आधे से ज्यादा तो आप कर्ज में आ गए। इसके बाद में स्थिति ये है कि आप जिस बेस पर कहते हैं वो निजी आधार है। जी। आपने सरकार खोखली कर दी, इस देश की व्यवस्थाएं खोखली कर दी। इसी उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, अखिलेश यादव ने जिस समय सरकार छोड़ी थी, इस प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख रुपए करोड़ 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था। आज स्थिति यह है कि इसी उत्तर प्रदेश पे 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अब आप सोचिए यूपी पे जो हो गया है, और स्थिति यह है कि ये संभलने की बजाय और बढ़ने की स्थिति में जी। जो 1947 से लेकर 2017 तक था, उससे ज्यादा आपने सिर्फ इस पीरियड में कर दिया। आप देखिए 2014 तक इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज आपने 250 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया। कौन सी इकोनॉमी बना रहे हैं? कर्ज की इकोनॉमी, कर्ज के बूते चलेगा। आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और स्थिति ये होती है कि हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन को भी धक्का देना पड़े। यह आपने किस्सा देख लिया अमेठी में, बिल्कुल है ना? तो ट्रेन को धक्का देना पड़ रहा है, ये कभी नहीं सोचा था जी। आज जो आप ट्रेनें बना रहे हैं, जो चीजें बना रहे हैं, स्थिति होती पहले कोई चीज ट्रेन से टकराती थी, वो टूट जाती थी या मर जाता था। आज स्थिति है ट्रेन टूट जाती है। ऐसी वंदे भारत बनाई, और वंदे भारत में साहब इनसे अपने कैमरामैन से पूछिए या किसी और दूसरे से पूछिए, बेचारा वो यात्रा नहीं कर सकता है। वो यात्रा कौन करेगा? जिनके पास में जेब में धन भरे हुए। हम 4 बार सोचेंगे कि यार वंदे भारत का टिकट लें कि ना लें, हम क्या साधन इस्तेमाल करें। तो इससे आप समझ लीजिए, इससे जनता को कोई लाभ नहीं है। दूर से आप देख के खुश हो लीजिए कि वो हवाई जहाज जा रहा है। तो आज हालत ये है, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में आ गया, जो लोअर था वो उससे नीचे चला गया। और स्थिति यह है, आप झूठे आंकड़ों से पूरी गणित बना रहे हैं। स्थिति यह है, यदि आप इतने ही विकसित भारत है तो इस देश के अंदर कंज्यूम करने की क्षमता लोगों की घट गई है जी। घरेलू बचत घट गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं जी। घरेलू बचत आपकी घट गई, जो आपका उपभोक्ता वो था क्षमता थी वो घट गई, आपकी जो है बाकी और चीजें घट गई। आप जो देश का एसेट था वो चंद लोगों, चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। कुछ % लोगों के हाथ में इस देश का सारा एसेट है, और कुछ लोग छोटे से एसेट में पूरे उसमें रहते हैं। और सब जब टैक्स देने की बारी आती है तो ये जो छोटा वर्ग है यही सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और जो बड़ा वर्ग है वो तो टैक्स ही नहीं देता। वो तो सारा टैक्स, अदानी अंबानी टैक्स नहीं देते जी। अब आप समझ क्यों? वो कहते हैं हमने इतना कर्ज उठा रखा है। भैया कर्ज भी हमारी बैंक से लोगे और टैक्स भी हमें नहीं दोगे, उसका एग्जेम्प्ट होके उन्हें वापस चला जाता है जो टैक्स के नाम पे देते हैं जी। इससे आप समझ लीजिए इस देश को बर्बादी में ढकेला है। कौन सा विकसित भारत की बात करते हैं? फर्जी सपने हैं, कुछ नहीं विकसित होने वाला है। उल्टा आने वाले वक्त में आप गर्त में जाएंगे। आप देखिए, कहते हैं कि ईडी और ये सब जो काला धन आएगा उससे में करेंगे, आज तक आया कुछ हुआ। और हालत ये है कि ईडी का कन्विक्शन रेट देखेंगे तो जो केसेस हैं उनमें 99.5% केसेस छूट जाते हैं जी। यानी वो निर्दोष हो जाते हैं। जो पैसे जब्त किए जाते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं जी। उदाहरण दे देता हूं, कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य, उनके परिवार का 100 साल से अधिक पुराना का बिजनेस है, धीरेन्द्र प्रसाद साहू रांची से। मैं उनसे निजी तौर पे बहुत परिचित हूं। आप ये समझिए कि अंग्रेजों के जमाने से उनका धंधा चला रहा है। शराब का धंधा कैश में होता है साहब। उनके गोदामों में, ऑफिसेज में, सब में अपना छापा मारा, पैसा आपने बरामद किया, कहा कि 352 करोड़ रुपया बरामद कर लिया। और बरामद करने के बाद क्या हुआ? वो सारा पैसा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यदि वो काला धंधा तो करते, आपने शोर मचाया, चुनाव के दौरान लाभ लिया जी। लेकिन वास्तव में क्यों? वो तो 1000 करोड़ का टैक्स देते हैं, आपने तो सिर्फ 352 करोड़ ही पकड़ा था। क्योंकि शराब का धंधा कैश में होता था, इसलिए सारा पैसा कैश में था, नहीं तो जेल भेजते। उन्होंने तो उससे ज्यादा का रिकॉर्ड दे दिया कि साहब हमारे पास तो इतने का क्या करोगे जी। यह सच है जी। तो इस तरह से ये झूठ के
बुनियाद पे इनका पूरा तंत्र खड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे आप कहें भयमुक्त की बात करते थे, आज भय की स्थिति ये हो गई है, आप अपने उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए जी। रोजाना 11 लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं, रोजाना जो है करीब 180 महिलाएं तमाम तरह के अपराध का शिकार हो रही हैं। सिर्फ यूपी की बात कर जी। उसके बाद की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर तो हर सेकंड में कुछ जो हो रहा है वो अपने आप में दर्दनाक है। तो ये आप मान के चलिए, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और इनका झूठ ही इनकी बुनियाद है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा के लिए, बेहद सार्थक चर्चा रही, इसके लिए धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अजय शुक्ला जी के साथ चर्चा चल रही थी और उन्होंने जिस तरह से मोदी सरकार के तमाम दावे हैं उनकी पोल खोलकर रख दी है सीधे सीधे। कैसी लगी आपको चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।